हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे हम क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको हम लोग बहुत आसानी से कुछ टॉपिक की तैयारी करके पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है बहुपद का पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 5 है, तो पी ऑफ जीरो तथा पी ऑफ वन का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न इतना आईएमपी है कि लगातार आप देख सकते हैं इसमें लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, देखिए कुछ नहीं सोचना है आपको। एग्जाम में जैसे इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें कि आपको देखिए एक लाइन ऐसा दिया रहेगा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 5। तो आपको क्या करना है, इसमें ये जो p के अंदर कोष्टक के अंदर जो देखिए जीरो और यहाँ पे p के कोष्टक के अंदर वन लिखा है, किसी प्रश्न में 2 3 4 -1 -2 कुछ भी लिखा हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए p के जो कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, जीरो। इसका मतलब जो p का जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इस लाइन में आपको सभी x के जगह पे जीरो रखना है। तो चलिए रखते हैं, कितना आसान है देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 5 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए सभी x के जगह पे देखिए जीरो जीरो रख देना है आपको। इस प्रकार से कितना आसान चीज होता है ये देखिए। अब उसके बाद जीरो स्क्वायर में है, घात में गुना में दिख रहा है, मतलब इसका पूरा मान जीरो आ जाएगा, फिर इसका भी जीरो का जीरो, 5 का 5। तो फाइनल जो आंसर हमको प्राप्त हो रहा है ये देखिए कितना प्राप्त होगा, 5। बहुत आसान है। देखिए 1 रखना है हमको। अब हम लोग जिस प्रकार से इस लाइन में ये जो p ऑफ x इक्वल टू इस लाइन में हम लोग जैसे क्या रखे, जीरो रखे, वैसे हमको अब क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है p ऑफ 1 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है x वहाँ पे 1 रख दीजिए। स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, x के जगह 1 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे x के जगह 1 लिख दीजिए और माइनस का माइनस, 5 का 5। जहाँ पे x है वही पे आपको खाली 1 रखना है। इक्वल यहाँ पे 3 का 3, एक को देखिए दो बार गुना करेंगे, एक गुना एक कितना हो जाता है इसमें देखिए, ये सॉरी, एक गुना एक इसमें आपका एक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ही रख सकते हैं, -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 एकम 3 होगा, -6 का 6, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -3। तो ये बहुत ही आसान होता है। और ये प्रश्न देखिए अब लगातार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ 2018 में पूछा गया, 19 में पूछा, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, और इससे पहले का मैं नहीं लिखा हूँ, उसमें भी पूछा गया। बहुत आईएमपी होता है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग इसका सेकंड प्रश्न देखते हैं। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आप ये जो पहला प्रश्न बताया ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न में जो टॉपिक है वो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। इतना आसान है, कितने ही बार आपको क्लास में पढ़ा चुके होंगे, ठीक ना। हमारे बुक में 2 अध्याय में ये क्वेश्चन आता है। किसी किसी प्रश्न में हो सकता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है, ठीक ना, इसमें आपका क्या रहता है, हो सकता है इनके जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में आपका बराबर में जीरो का निशान ना हो, लेकिन बहुत बार बराबर में जीरो का निशान भी होगा। तो हमारा जो प्रश्न है, ठीक ना, इस प्रश्न में हम लोग अगर मान के चले शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमको जो समीकरण दिख रहा है इस समीकरण से हमको निकालना पड़ेगा क्या, ए बी और सी का मान, ठीक ना। क्योंकि आप सब जानते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो आपको खाली सिंपली देखिए इसमें से देख देख के जो पहला संख्या दिखेगा ना वो होगा ए का मान। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, खाली 2 है। यहाँ पे घात और एक्स को नहीं लिखना है। फिर b इक्वल टू कितना है आपका, देखिए 7 है, और c इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। अगर मान के चलिए ये माइनस में दिखता तो हम लोग माइनस में लिखते, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल नोट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नोट करना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल का क्या होता है सूत्र, देखिए शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है आपका -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है आपका c/a। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है c/a। ये लिखना भी बहुत आसान है, आपको खाली याद होना चाहिए ए बी और सी। इसमें से आप इस ए को बी और सी के नीचे लिख दो। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, योगफल, जिसमें माइनस का होता है निशान होता है, और ये c/a हो जाएगा गुणनफल।
तो बहुत आसान है। उसके बाद खाली इसमें मान रखना है आपको, बराबर देखिए माइनस का माइनस, बी के जगह बी का मान रख दीजिए और सी के जगह ए के जगह ए का मान रख दीजिए। इसमें भी सी के जगह सी का मान यहाँ से देख के रख दीजिए, कितना है 9 है, और ए के जगह ए का मान लिखिए, कितना है इसमें 2 है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बिल्कुल ये आना ही है एग्जाम में, ठीक ना। इसको आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लो, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। छत्तीसगढ़ 2017 में आया है, 18 में, 19 में, 20 में, 21, 22, 23 और इससे पहले भी 11, 12, 13, 14, 15, 16 जिसमें भी देखेंगे आप दोस्त, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना आईएमपी है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं प्लस वाला एक सिंपल प्रश्न लेके बताया, अगर माइनस में आएगा तो भी आप बना लोगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हो, जैसे कि समीकरण निकाय की प्रकृति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल। अगर मान के चलिए कोई एक समीकरण में, ठीक ना, कोई एक समीकरण, अब समीकरण कैसा होगा उसका भी मैं उदाहरण देकर बताऊंगा आप लोगों को। जैसे मान के चलिए कोई एक समीकरण यहाँ पे ले लेता हूं मैं, जैसे कि एक समीकरण यहाँ पे ले लिया मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और यहाँ पे एक ले लिया 6x प्लस 2y इक्वल टू 6, ऐसा मैं ले लिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखिए इसमें यहाँ पे मैं संख्या को लिख दूंगा, 2/6 बराबर यहाँ पे लिखूंगा 3/2 बराबर यहाँ पे लिखूंगा 5/6। तो ये देखिए ये पहला वाला कट कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, यहाँ पे 3/2 कैंसिल नहीं होगा, 5/6 भी ऐसे ही रहेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका कारण क्या है, मतलब इसका मतलब कौन सा हो सकता है, ये पहला वाला देखिए जिसमें A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, ठीक ना। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे तो उस टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा ये सब, कि कहाँ से ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ कहाँ से रहा है। तो इसका ही 3 कंडीशन के बारे में आपको याद रखना है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर मान के चलिए A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो हल है वो अद्वितीय हल होगा। सेकंड नंबर में अगर A1 A2 तो बराबर है, मान के चलिए कोई संख्या है जिसमें 2/2 3 और इधर भी 2 और 3 आ गया, लेकिन नेक्स्ट जो संख्या है वो 4/5 है, मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। कौन सा, B1 B2 और C1 C2। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कोई भी हल इसका प्राप्त नहीं होगा। तीसरा कंडीशन में कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जैसे 2/3, 2/3, फिर भी 2/3 और तीनों हमको क्या मिल जाएगा, एक समान। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इसका अनंत हल प्राप्त होगा। इतना आईएमपी क्वेश्चन है 2015 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हर साल आप देखोगे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, हर चीज में ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्यों याद ना करें। तो ये आप लोग इसको याद करिए, ठीक ना, इसको देखिए 1-2 बार वीडियो को इसी को रिपीट कर करके देखिए, निश्चित रूप से आपको इसमें समझ में आने लगेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक समीकरण से मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, और विलोपन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को x या y का मान को एक समान बना के जोड़ना या घटाना करते हैं। ये क्वेश्चन भी इतना आईएमपी है कि ये लगातार पूछा जा रहा है, 1-2 साल नहीं, ये लगातार हर साल इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, और हम लोग जानते हैं लेकिन बना नहीं पाते क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमको इसका भी प्रैक्टिस करना है। देखिए कितना आसान है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले चलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में इसको सबसे पहले तो एक नाम दे देते समीकरण 1, इसको नाम दे देते समीकरण 2। तो समीकरण 1 से मान निकालूंगा और समीकरण 2 में रखूंगा। तो समीकरण 1 से मैं चलिए x का मान निकाल लिया, कितना हो जाएगा -1, y इस तरफ से इस तरफ जाके कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा +y, और समीकरण 2 में मैं इस मान को रख दूंगा। तो समीकरण 2 में मैं मान रखूंगा, तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 में x की जगह क्या रखना है, -1 + y, और यहाँ पे -2 पहले से है, इक्वल्स टू 12। आप देख ही रहे हैं समीकरण 2 जो है। अब इसमें देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 + 3y - 2y इक्वल्स टू 12। और इस प्रकार आगे सॉल्व करके कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका -3, और -3 को इधर ना लिख के हम लोग डायरेक्ट उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये 12 माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और 3y में से 2y अगर माइनस होगा तो हम लोग जानते हैं खाली y बचेगा। इस प्रकार से y का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 15 प्राप्त हो गया। इस मान को हम लोग फिर से समीकरण 2 में निकाले तो समीकरण 1 में फिर मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही समीकरण 1 में मैं मान रखूंगा y का मान 15, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, और ये देखिए माइनस है, y का मान कितना दिया है 15, इक्वल टू इस तरफ क्या दिया है -1, तो -1, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -1 + 15, और इस प्रकार से हल करेंगे तो हमको x का मान कितना मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा 14।
इसका मतलब देखिए हमको बहुत आसानी से x का मान 14 और y का मान कितना प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। कितना आसान होता है ये, ठीक ना। तो ये हमको हल करने आना चाहिए। अगर मान के चले इसी प्रश्न को मैं विलोपन विधि से हल करता तो कैसे करता, ठीक ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 2y। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। ये हमारा प्रश्न है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, ये मैं कौन सा विधि से हल करके बता रहा हूँ, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से अगर हल करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि विलोपन विधि में क्या होता है। विलोपन विधि में किसी एक x या y के मान को इक्वल करना है। तो मैं यहाँ से चलिए x के मान को इक्वल कर लेता हूँ। तो x के मान को इक्वल करने के लिए देखिए दोनों समीकरण में इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको समीकरण 1 में क्या 3 का गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुना करने पर क्या हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुना करके, ठीक ना, गुना करने से x मान हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 के साथ, ठीक ना, गुना करके समीकरण 2 से क्या करूंगा, घटाऊंगा। घटाने से क्या हो जाएगा, दोनों x इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा। तो घटा क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को किसी x को या फिर y को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ऐसा लिख दिया। अब मैं देखिए समीकरण 1 से 3 का गुना करूंगा तो हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। और इस तरफ अगर नीचे जैसा का वैसा रहेगा समीकरण 2। और इस प्रकार देखिए इसमें ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इस प्रकार से माइनस, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 2y कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 2 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -y बचेगा, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है। इक्वल्स टू माइनस माइनस में फिर प्लस होगा। अगर हम लोग जानते हैं कि -3 और -12 को अगर हम लोग देखें तो क्या -15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, -15। उसके बाद ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। y का मान बहुत आसानी से देखिए 15 प्राप्त हुआ। इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में, ठीक ना, समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में x माइनस 15 इक्वल टू -3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से देखिए प्लस हो गया, और माइनस प्लस में इसमें हमको प्राप्त हो जाएगा 12। तो बहुत आसानी से इसमें भी हमको x का मान कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। तो कितना आसान होता है बनाना, बताइए। तो हम लोग इसको भी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो हम लोग को इस प्रैक्टिस करना है और बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x का मान इसमें भी 12 प्राप्त हुआ, और y का मान देखिए इसमें 15 प्राप्त हुआ। तो इतना आसान सा क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो मैं यहाँ पे -3 लिखा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि ये -3 नहीं था, ये कितना था, -1 था। तो ये -1 होने के कारण यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे होता आपका -1, ठीक ना, ये -1 था, तभी तो यहाँ पे कितना आ गया 14, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 14 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 14, और यहाँ पे भी आ गया 14। तो x का और y का मान दोनों में एक समान प्राप्त हुआ, इसमें भी जैसे प्राप्त हुआ, और हमारे देखिए ये प्रतिस्थापन विधि में भी ऐसा प्राप्त हुआ। तो कितना आसान है। ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए हमको इसका अच्छे से तैयारी करना है, ठीक ना। चलिए उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है, यदि समीकरण निकाय के एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 2 और 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आगे भी आप देखोगे सब में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करें। इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे देखना है कि जो दो समीकरण दिया है के बाद आपको नोट करना है। देखिए ये दोनों समीकरण दिया है, ये नोट कर लीजिए। ये देखिए 6x प्लस क्या दिया है इसमें, प्लस यहाँ पे दिया है 2y इक्वल्स टू 7। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको खाली सिंपली बटे के रूप में लिखिए। देखिए x और x को नहीं लिखना है, एक समान सही चीज़ों को नहीं लिखना है, तो k/6 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण निकाय में कभी x और y को नहीं लिखा जाता, उसको छोड़ के बाकी संख्याओं को बराबर में लिखते हैं। फिर देखिए -5/2, तो यहाँ पे -5/2 लिखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में टॉपिक क्या लिखा है कि अद्वितीय हल हो, इसके लिए हल करना है। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इन दोनों को लिखे, बाकी को नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधा सिंपल गुना कीजिए, के साथ गुना होगा तो 2 गुना के आ जाएगा, और 5 और 6 का गुना होकर हो जाएगा -5 गुना 6। फिर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 गुना 6। 2 के साथ देखिए यहाँ पे के साथ क्या है, 2 क्या है, गुना में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा।
तो बटे के नीचे 2 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा 3। और इस प्रकार से k का जो फाइनल मान प्राप्त होगा -15 प्राप्त होगा। कितना आसान प्रश्न था, ठीक ना। तो हम लोग जब भी कोई ऐसा समीकरण देखें तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि इसमें हमको x को नहीं लिखना रहेगा, y को नहीं लिखना है। मतलब x और y को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ दिखता है आपको, देखिए इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है, k और 6 दिख रहा है। इन दोनों को भी हम लोग गैप कर देंगे, क्या दिखेगा हमको, 5 और 2 दिखेगा। और इधर तो संख्या दिख ही जाता है। तो इस प्रकार हमको शो करना है। 3 कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, जब a और b बराबर होता है, और जब a और b बराबर नहीं होता, और तीनों जब बराबर होता है तो क्या होता है। चलिए अब इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना आसान होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको इसमें देखिए द्विघात समीकरण में हम लोग जानते हैं कि इसका जो प्रारूप है द्विघात समीकरण का, ये भी पूछा जाता है। तो द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब इस रूप में ही रहेगा, हमेशा x² रहेगा, फिर खाली संख्या और x रहेगा, और फिर खाली संख्या रहेगा, और इक्वल में 0 रहेगा। तो इसको ही हम लोग खाली फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है, इसमें हम लोग अगर ध्यान दें, ठीक ना, इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। घात कभी भी बटे वाला संख्या नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि x² प्लस यहाँ पे लिख दिया 2x का घात 3/2 लिख दिया, प्लस 6 लिख दिया बराबर 0। तो ऐसा x का घात 2 नहीं होना, 3/2 नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग जानते हैं कि कभी भी ये सब तो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कभी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बार देखा गया है कि इसमें रूट में भी आपका संख्या आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। x² प्लस यहाँ पे पता चला 2√x लिख दिया प्लस 5। तो कुल मिला के बात है कि कोई भी चर राशि के ऊपर, चर राशि मतलब x या y के ऊपर कभी भी रूट का निशान या बटे वाला संख्या ये सब नहीं होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है, ठीक ना। तो घात तो 2 होना ही चाहिए। घात कभी भी परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। x 1/2 या x का घात 5/2 ना होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि इसके ऊपर रूट का निशान नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी चर राशि मतलब x y के ऊपर रूट का निशान नहीं होना चाहिए। इसको अगर जान जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर 2 नंबर, सही विकल्प रिक्त स्थान सत्य सत्य, तो ये सब हमको जानकारी होना है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विभेदक या विविक्ति कर ज्ञात कीजिए। बहुत बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि डी का मान ज्ञात करो, तो हम क्या करें। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, और इससे पहले ही पता नहीं कितने बार पूछा गया है। तो विभेदक जब भी ज्ञात करने बोलेंगे, विभेदक का आपका सूत्र तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या आएगा दिमाग में, d बराबर b² माइनस 4ac, ये आपका दिमाग में आना चाहिए। abc कहाँ से मिलेगा, देखिए a का मान मैं बताया आपको, पहला में जो संख्या नहीं दिख रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है 1 है, तो यही आपका क्या है, आपका d का मान है, तो a का मान है, तो यहाँ पे लिखिए 1। फिर b का मान क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे b का मान आपको दिख रहा है कितना, -2, क्योंकि x को तो लिखना नहीं है, तो -2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2। उसके बाद c का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए आखिरी में दिख ही रहा है +1, तो खाली 1 लिखिए। और इन तीनों मान को यहाँ पे नोट करना है, देख देख के b के जगह b का मान नोट करना है। उसके बाद देखिए 4 का 4, ये 4ac के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का निशान लगा सकते हैं हम लोग। a के जगह a का मान लिखिए आपका 1, c के जगह c का मान 1 लिख सकते हैं। उसके बाद -2 और -2 को 2 बार गुना कीजिए, कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो इसमें आ जाएगा +4, खाली 4 लिख देंगे हम लोग, और माइनस का माइनस, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, तो कुल मिला के कितना प्राप्त हो रहा है, इसमें 4 ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो डी का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। किसी में 5 होगा, किसी में 6 होगा, कुछ भी होगा। तो आपको खाली इतना ध्यान देना है कि विविक्तिकर में करते क्या है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है, और डी इक्वल टू इस सूत्र में आपको रखना है। बहुत सिंपल सा तो सूत्र है, इस फार्मूला में आपको मान रखना है, और बहुत आसानी से आपको घात में है तो 2 2 बार गुना करो, 3 घात है तो 3 बार गुना करो, जो भी आपको दिख रहा है उसको गुना भाग कीजिए आप लोग, ठीक ना। अगर बेसिक में भी दिक्कत है तो यूट्यूब में आप बेसिक का कुछ क्वेश्चन देख लो, जिससे कि आपको बेसिक में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए वर्ग समीकरण को मध्यपद तोड़कर या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको गुणनखंड विधि से हल करके बताऊंगा। तो देखिए गुणनखंड विधि कितना आसान होता है, इसमें कुछ नियम फॉलो करना है। जैसे कि देखिए प्रश्न जो दिया है 3x² माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, इसमें पहली संख्या और आखिरी संख्या, जो पहली संख्या कितना दिख रहा है 3, आखिरी संख्या कितना दिख रहा है, देखिए 10 दिख रहा है, ठीक ना। ये 0 को मत बता दीजिएगा फिर, क्योंकि 0 नहीं होगा वहाँ पे, ठीक ना। आखिरी संख्या, पहला से प्रथम संख्या ये 3 है, और आखिरी संख्या 10 है। इन दोनों को गुना कर दिए, गुना करने से कितना आ गया, देखिए 30 आ गया। तो 30 का हमको पहाड़ा पढ़ना है कि कौन कौन से पहाड़ा में 30 आता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, और उसको गुना करने से कितना आना चाहिए, दोनों संख्या जिसको पहाड़ा पढ़ने से 30 आएगा, और जोड़ने घटाने से 11 आना चाहिए, मध्यपद,
ठीक ना। तो मध्य पद 11 आएगा, ऐसा हम लोग संख्या ढूंढेंगे। तो हम लोग देखेंगे वो संख्या क्या है, जैसे कि 2 का देखिए 2 और 15 गुना करने से 30 आता है। ठीक, उसके बाद 3 और 10 का गुना करने से कितना आता है आपका, 30 आता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 4 में नहीं आएगा, 5 में आता है, ठीक ना। तो 5 और 6 गुना करने से कितना आता है, 30 आता है। तो ये पहला पॉइंट में ऐसा सोचना है, दूसरा पॉइंट में आपको गुना गुना करके सोचना है। और 6 गुना 5 गुना करने से भी कितना आता है आपका, 30 आता है। और तीसरे पॉइंट में आपको आप सोच के मिल गया, देखिए इसको जोड़ने घटाने से हमको नहीं मिल रहा है 11, इसको जोड़ने घटाने से भी नहीं मिलेगा, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। खाली किसको जोड़ने घटाने से मिलेगा, 5 और 6 को। तो 5 और 6 को अगर हम लोग जो घटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 प्राप्त होगा। तो हमको मध्य पद में 11 ही लाना है। अब ये देखिए 11 क्या में, माइनस में है, तो ये दोनों संख्या के सामने माइनस लगा दो, 5 के सामने और 6 के सामने, तो हमारा उत्तर भी -11 प्राप्त होगा। अब क्योंकि 11 के साइड में फिर क्या है, देखिए इसमें x है, तो आप इन सभी के साइड में x लगा दीजिए। तो बहुत ही सिंपल होता है, ये पूरा हल करके इस पूरे को देख के आप नोट कीजिए आराम से। तो यहाँ पे हम लोग अब नोट कर देंगे, देखिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं कितना, 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। और उसके बाद दो दो संख्या का जोड़ी बना लीजिए, जैसे ये दोनों का जोड़ी बना लीजिए, ये दोनों का जोड़ी बना लीजिए। तो इन दोनों में से कितना आएगा, देखिए इन दोनों में से हम लोग ले सकते हैं x को, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3x बचा, क्योंकि 3 और 2 बार x में से एक x बाहर चला गया, माइनस का माइनस, 5x में से क्या बचा, खाली 5 बचा। उसी प्रकार इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं, 6 के पहाड़ में 10 नहीं आता, 10 के पहाड़ में 6 नहीं आता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 2 के पहाड़ में दोनों आता है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा। देखिए प्लस में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, माइनस बचा, तो इस प्रकार माइनस लिखेंगे। और 10 में से 2 कॉमन, मतलब 10 को 2 से भाग दिया तो कितना आया, 5, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0 का 0। यहाँ से हम लोग x माइनस 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखिए, और एक बार इसमें 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 प्राप्त होगा, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 इक्वल टू 5 और 3x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। तो दो मान देखिए कितना आसानी से हमको प्राप्त हो चुका है। और ये क्वेश्चन इतना आईएमपी है कि ये देखिए एग्जाम में लाइन से पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, गुणनखंड विधि से हल करो या फिर मध्य पद तोड़ के हल करो, ये दो विधि हमेशा पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करें, तो ये हमारे पास आना चाहिए, ठीक ना। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग एक दो बार, तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न में समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया गया है, 2 4 6 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी बोलने से आपके दिमाग में तुरंत कुछ नहीं सोचना है, खाली एक चीज आपके दिमाग में आएगा, वो है nवा पद का सूत्र। जब जब आपको 10वां पद 5वां पद ज्ञात कीजिए तो nवा पद का सूत्र आपको याद आना चाहिए, जो सूत्र है a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। तो ये सूत्र है आपका। तो इस सूत्र में देखिए जरूरत क्या क्या पड़ा, हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ए का मान, एन का मान और डी का मान। ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा, देखिए जो पहले आपको दिख रहा है ना, जो प्रश्न में पहला दिख रहा है वो क्या होता है, ए का मान। फिर जो दूसरा संख्या के साथ अगर पहले को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, डी का मान। देखिए दूसरा संख्या 4 है, पहली संख्या 2 है, इसको घटा देंगे तो 2 आएगा, ये क्या हो गया, डी का मान। और उसके बाद एन का मान कहाँ मिलेगा, देखिए जहाँ पे 10वां पद 5वां पद चौथा पद तीसरा पद ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। तो इन सभी को इसमें प्रश्न में रखिए, ए के जगह ए का मान रखिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन के जगह एन का मान रखिए, कितना है 10 है। और उसके बाद -1 का -1, डी के जगह डी का मान रखिए 2, आप चाहे तो इसको गुना करके भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 9, और बाहर क्या है 2। उसके बाद हम लोग इस 2 को इसके साथ जोड़ने से पहले, बहुत लोग गलती कर देते, हमको जोड़ना नहीं है, सबसे पहले गुना भाग कर लेना है। तो इसमें 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा और 9 दूनी हो जाएगा 18। 18 के साथ 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब nवा पद, मतलब जो 10वां पद है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको लिखना था 10वां पद। तो इस प्रकार कितना आसान होता है प्रश्न हल करना, बताइए। तो 10वां पद का जो nवा पद का सूत्र हम लोग लगाए, तब हमको 10वां पद का मान कितना होगा वो देखिए बहुत आसानी से पता चल गया, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न में क्या पूछा है। 8वां प्रश्न में पूछा है समांतर माध्य ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है और हम लोग इसको बना नहीं पा रहे। अब यहाँ पे 6 और 4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए मैं यहीं पे हल करके आप लोग को बता देता हूँ।
कितना आसान होता है। देखिए समांतर मध्य जब भी पूछा जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके पहला और दूसरी संख्या को जोड़ना है, 2 से भाग देना है हमेशा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ देंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक ना। 6 और 4 को दो जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10 बटे 2, कितना आ गया आंसर 5। डायरेक्ट देख देख के बता सकते हैं 6 और 4 का समांतर मतलब समान अंतर पे कौन सा संख्या, 5। 5 से एक कदम पीछे जाएंगे तो 4 आ जाएगा, 5 से एक कदम आगे जाएंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आसान होता है। फिर उसी प्रकार देखिए ए के बाद हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को भी हल करें। तो यहाँ पे 5 को क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, -3 के साथ। बहुत लोग माइनस देख के खुद जोड़ना का निशान नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल जोड़ना ही हमेशा, फिर 2 से भाग देना है। फिर यहाँ पे देखिए 5 प्लस में और ये 3 माइनस, माइनस प्लस में माइनस, 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/2, मतलब आंसर कितना आ गया, 1। कितना आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी नंबर में ए और बी का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए, ए और बी का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में भी हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ए और बी को जोड़ देना है। तो इसके बाद देखिए सी नंबर क्वेश्चन में क्या कर देंगे, ए प्लस बी बटे 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर है, क्योंकि ए और बी को तो जोड़ नहीं सकते। और उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 1/2 और -1/2। तो 1/2 को लिखिए सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखना है 1/2 और प्लस के बाद लिखना है -1/2 और इन दोनों को 2 से भाग दे देना है। अब ऊपर में देखिए ये एक है प्लस में और एक है ये प्लस में और ये है माइनस में। तो इन दोनों में से ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गए तो 0/2, मतलब आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद आखिरी जो ई नंबर क्वेश्चन था ये भी कितना आसान है। इसमें लिखा हुआ है √2+1, इसको क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, √2 - 1 के साथ। बटे के नीचे क्या लिखना है, हमेशा 2 लिखना है। जब जब समांतर मध्य ज्ञात करने बोलेंगे 10वीं क्लास में तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज रहे कि हमें हमेशा उन दोनों को जोड़ना है और 2 से ही भाग देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐसे किया तो देखिए ये प्लस में ये दो √2 और √2 कितना हो गया आपका, 2√2 हो गया और ये प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो गया। बटे के नीचे 2 बचा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया √2 आ गया। तो ये कितना आसान है। और लगातार ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था एग्जाम में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। आपको अगर यकीन नहीं होता परीक्षा को खोल के देखिए, हर साल जब से कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ है तब से हमेशा समांतर माध्य का एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक ना। ये चाहे आपका प्रश्न बनाने के लिए आए, सत्य असत्य कुछ भी चीजों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग हल कीजिए। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहां पे लिखा है समांतर श्रेणी का योगफल। अब देखिए समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी का योगफल दोनों अलग अलग चीज है। योगफल में ऐसे लिखा रहेगा योगफल, और समांतर श्रेणी का 9वां पद 10वां पद वो अलग लिखा रहता है। तो जब योगफल बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक सूत्र आ जाएगा, वो है आपका SN = n/2 2a + n-1d। खास करके ये सूत्र पहले आएगा। इसका और एक सूत्र है, उसका उपयोग जब अंतिम पद होता है तभी उपयोग होता है, बाकी फिलहाल तो इसका उपयोग होगा। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है हल्का सा। अब देखिए इसमें इसमें भी सेम हुई है, जैसे हम लोग समांतर श्रेणी में ज्ञात करते हैं, पहले जो हमको आंखों से दिख जाता है वो क्या है, ए का मान। फिर सेकंड नंबर के साथ अगर हम लोग पहला वाला को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, इसमें डी का मान, जैसे कि 2 मिल गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसमें पदों की जो संख्या है वही क्या है, एन का मान। और इन सभी चीजों को क्या करना है, देख देख के इस सूत्र में बिठा देना है। तो इस सूत्र में जैसे मैं मान बिठाऊंगा, एन की जगह एन का मान बिठाऊंगा। उसके बाद 2 का 2, ए की जगह देखिए ए का मान बिठाऊंगा 11। कोई भी संख्या और अक्षर के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुना का निशान होगा। प्लस का प्लस, एन की जगह यहाँ पे 14 होगा, -1, डी की जगह डी का मान 2 होगा। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7। यहाँ पे देखिए 2 11 की कितना हो जाएगा 22, प्लस कोष्टक के अंदर पहले हल करेंगे तो आ जाएगा इसमें 13, और बाहर क्या बचा, देखिए 2 बचा है, इसको खाली 2 भी लिख सकते हैं ऐसा। फिर हम लोग जानते हैं कि 7 का 7 यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 13 में 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर बाहर गुना होता है, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में हम लोग घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 48। इसके बाद हम लोग फिर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 4 7 28, 5 कितना हो जाएगा 33। तो ये 336 क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। ये भी बहुत आसान प्रश्न था और लगातार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से बिल्कुल निवेदन करूंगा बहुत अच्छे से तैयारी करो। और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसमें उन्हीं टॉपिक का ही खाली तैयारी करो, जिनको लगता है कि हम लोग एग्जाम में फेल हो सकते हैं, ऐसा डर है, उन लोग खास करके इसको बार बार रिपीट करो, क्वेश्चन इस वीडियो को बार बार देखो। और हो सके तो इसमें जितना प्रश्न मैं बताया हूँ उस प्रश्न को कम से कम 3 बार 4 बार हल करके देखिए, तब जाके आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए नोट में अनुपात और समानुपात में 3 और 4 संख्याओं को लिखने का तरीका। तो यहाँ पे 3 संख्या को कैसे लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसमें देखिए, पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या को बटे में लिखते हैं, फिर बराबर का निशान, फिर दूसरी संख्या के साथ तीसरी संख्या को बटे में देखते हैं। तो कितना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग 4 संख्या को कैसे लिखते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या को नोट करते हैं और बटे के बाद फिर देखिए तीसरी संख्या से चौथी संख्या को हम लोग नोट करते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, दो तीन तीन संख्या लिखना और 4 संख्या लिखने का टेक्निक, ये हमको बिल्कुल आना चाहिए, तब तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न में देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है 2 और 6 का मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ऐसा नाम से आएगा। बहुत बार ये नाम से नहीं आता, इसमें आपका नाम के बजाय इसमें एक्स के रूप में लिखा रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा रहेगा 2 और 6 का मध्यानुपाती, अगर लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा 2 और अनुपात x अनुपात 6, ऐसा भी लिखा रहेगा, ठीक ना। और हो सकता है कि बहुत बार ऐसा लिखा रहे कि प्रथम अनुपाती में लिखा रहे कि x अनुपात, फिर इसमें 2 अनुपात यहाँ पे 6, ऐसा लिखा रहे। या फिर हो सकता है तृतीय अनुपाती में बहुत बार लिखा रहेगा 2 अनुपात 6 अनुपात x। तो इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर हिंदी में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, उसको हमको ध्यान देना है। तो प्रथम मतलब जो पहले नंबर पे हमको x मानना है, क्योंकि हमको प्रथम मालूम नहीं है। द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरे नंबर पे x मानना है इसको, ठीक ना। ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरा द्वितीय अनुपाती के लिए है। प्रथम अनुपाती के लिए ये वाला था आपका। तृतीय अनुपाती के लिए तीसरे जगह पे x मानना है। चतुर्थ अनुपाती बोलेंगे तो 3 संख्या पहले से दिया रहेगा, ठीक ना। हो सकता है 2, 3 और 4 दिया। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो तो x कौन सा स्थान में मानेंगे? चौथा स्थान में। तो बस इतना ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब उसके बाद बनाना तो बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 का मध्य प्रथम अनुपाती ज्ञात करो लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं 3 लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ, एक, ठीक ना, 3 बॉक्स में बनाऊंगा 3 टाइप का। तो प्रथम अनुपाती बोला है तो 2 अनुपात, सॉरी, प्रथम अनुपात बोले हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x अनुपात 2 अनुपात 6। और इसको हल करेंगे कैसे? x के साथ 2 को लिखेंगे और फिर 2 के साथ क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे और तिरक गुना करेंगे तो x गुना 6 और बराबर 2 दूनी 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/6। x 4 का आधा हो जाएगा 2 और 6 का आधा हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2/3। उसी प्रकार से अगर बोलेंगे कि द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो, क्योंकि प्रथम तो हम लोग बना के देखे हैं, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये 6 और 2 और 6 का द्वितीय अनुपाती, या फिर इसके जगह पे ही लिखा रहेगा मध्य अनुपाती, ये भी ध्यान दीजिएगा। द्वितीय अनुपाती ना लिख के बहुत बार मध्य अनुपाती भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 संख्याओं के मध्य में मध्य अनुपाती। तो ऐसा अगर लिखा रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग अब 2 और 6 के मध्य में x को लिखेंगे और उसके बाद फिर वही कहानी, 2 के साथ x को बटे में लिखेंगे बराबर x के साथ 6 को बटे में लिखेंगे। x और x गुना होके एक्स स्क्वायर और 2 और 6 गुना होके कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। x इक्वल टू हो जाएगा √12 और √12 का हम लोग अगर फिर से मान के चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाले तो आ जाएगा 2√3, ठीक ना। और 12 रूट भी लिख के रखेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या दिया है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो तृतीय अनुपाती पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब 2 और 6 के बाद तीसरा नंबर पे x लिखना है और उसके बाद 2 के साथ 6 को लिखना है आपको और 6 के साथ फिर x को लिखना है। और इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुना x बराबर 6 गुना 6। और इस प्रकार से x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुना 6, 2 गुना में है भाग में चला जाएगा, इसके साथ कैंसिल होकर 3 आएगा और x इक्वल टू 3 छक्के 18 प्राप्त होगा। तो कितना आसान चीज़ है देखिए। तो ऐसा आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी है एग्जाम में। 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो भी हम लोग उस टाइम देखे 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये अलग अलग टाइप के पूछा है, ठीक ना। तो इसमें आपका प्रथम अनुपाती पूछा, किसी में द्वितीय अनुपाती पूछा या मध्य अनुपाती पूछा, और किसी में आपका तृतीय अनुपाती करके पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट मैं लिख के रखा हूँ, नोट पे विशेष फोकस कीजिएगा। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, ये आप लोग को मालूम है, मालूम होना ही चाहिए ये, ठीक ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। और कितना अक्ष होता है मूल, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होता है। एक अक्ष को हम लोग x बोलते हैं, एक अक्ष को हम लोग y बोलते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ग्राफ में, चित्र में। उसके बाद देखिए चतुर्थानुपाती, इसमें 4 चतुर्थांश होता है इसमें,
इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका हम लोग दो लाइन खींच लेते हैं। अब इसके चलिए इसमें मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे कि एक्स लाइन और वाई लाइन हम लोग खींच लिए। दोनों का जो मूल बिंदु है ओ है, इसका निर्देशक हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा जीरो और जीरो मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स की तरफ हम लोग इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये माइनस मानते हैं हम लोग इसको। उसी प्रकार से ऊपर की ओर जाने से हम लोग क्या मानते हैं, इसको प्लस मानते हैं। नीचे की ओर जाने से क्या है, वाई अक्ष में नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस मानेंगे। अब एक चीज ये भी एग्जाम में आता है कि ये इस जो एक्स लाइन है, इस एक्स लाइन में वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना, और एक्स का मान कितना होगा, एक्स होगा। लेकिन वाई अक्ष में एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो, और वाई का मान वाई रहेगा। एक्स अक्ष में एक्स का मान एक्स रहेगा लेकिन वाई का मान जीरो हो जाएगा। ये दोनों में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें ये पहला चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई का मान क्या होता है, ये एक्स का मान देखिए, एक्स का लाइन, यहाँ पे एक्स का लाइन देखिए और वाई का लाइन देखिए, दोनों क्या है, प्लस प्लस है। तो हमको दोनों प्लस प्लस लिखना है। यहाँ पे वाई का लाइन में हम लोग जानते हैं कि जो वाई अक्ष है, ठीक ना, उसके बाद सेकंड, ये पहला चतुर्थांश हो गया। फिर दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए एक्स का मान क्या में है, देखिए एक्स का मान है, ये एक्स का लाइन है, एक्स का मान माइनस में है, और वाई का मान, क्योंकि आप अभी इस बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इस बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का मान प्लस होगा, ठीक ना। तो माइनस, पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। और अगर पहला और दूसरा दोनों संख्या माइनस में, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। और चतुर्थ चतुर्थांश में कब होगा, जब x का मान प्लस और y का मान क्या होगा, माइनस में। तो ये भी पूछा जा रहा है, ठीक ना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और लगातार पूछा जा रहा है। कि जैसे कि आपसे पूछ दिया, मान के चले एक उदाहरण के लिए यहाँ पे पूछ दिया आपसे, ठीक ना, उदाहरण के लिए पूछ दिया कि -2 और 3 कौन से चतुर्थांश में है, तो ये देखिए दूसरा में होगा। क्यों दूसरा में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है, माइनस और प्लस है, ठीक ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे सेकंड में देखिए ये वाला होगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि -3 और -5 कहाँ पे है, तो ये -3 -5 कहाँ पे होगा, तीसरा में होगा। क्यों तीसरा में होगा, क्योंकि इसमें x का और y का मान दोनों देखिए माइनस में है। तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है निशान देख के कि ये कौन से अक्ष में है और कौन से चतुर्थांश में है। अब उसके बाद देखिए अक्ष भी पूछा जा रहा है कि कौन से अक्ष में होगा। अब मान के चले 0 और 5 कौन से अक्ष में है, तो यहाँ पे 0 मतलब x का मान क्या है, 0 है, y का मान यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये कौन से अक्ष में है, y अक्ष में है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन है ये कौन से अक्ष में है, y अक्ष में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मान के चले ऐसे दे दिए 4 और 0 कौन से अक्ष में है, तो आप बोलेंगे x अक्ष में, क्योंकि इसमें x का मान है और y का मान 0 है, देखिए। तो ये सब हमको जानकारी होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ बना पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 11, सरल रेखा 3x - 5y + 17 = 0 की प्रवणता और अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो अंतःखंड ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक आपको क्या करना है, इसमें के लिए y का मान स्टार्टिंग में निकालना है। ये क्वेश्चन 2015 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आगे भी जितना भी एग्जाम होगा बोर्ड का, उन सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन को बनाते समय। आपको क्या करना है, देखिए जो प्रश्न है उस प्रश्न को पहले नोट कर लीजिए और एग्जाम में थोड़ा सा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। जितना आता है उतना ही लिखेंगे, एकदम बेसिक चीज में पढ़ा रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमको पासिंग मार्क लाना है। इसलिए मेरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पासिंग मार्क कैसे ला सकते हैं आप, ठीक ना, और कौन कौन से टॉपिक की आपको तैयारी करना चाहिए उसका मैं नॉलेज दे पाऊँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 में लिखा हुआ है कि प्रवणता और अंतःखंड ज्ञात करो, दो चीज हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको y का मान ज्ञात करना है, सभी समाधान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -5y को रखेंगे और ये 3x और 17 को पक्षांतर कर देंगे। उस तरफ जाके 3x - 3x हो जाएगा, 17 क्या में हो जाएगा, -17। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो y इक्वल टू ये -5 को भी पक्षांतर करेंगे। -5 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा का निशान है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग होगा। तो इस प्रकार से -3x और -17 के बटे के नीचे कितना आ जाएगा, -5। आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हर को हम लोग दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, -5 और उसके बाद -5 17 बटे यहाँ पे फिर -5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया, देखिए 3/5। एक्स को साइड में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जानते हैं माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 17/5। फाइनली हमको यहाँ पे देखिए हम लोग जो जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y = mx + c होता है। तो इस समीकरण के अनुसार
यहाँ पे x के साइड में क्या रहता है, देखिए m रहता है। m मतलब क्या है, प्रवणता। तो यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं कि m इक्वल टू कितना दिख रहा है, 3/5, ठीक ना। इस सूत्र से हमको क्या दिख रहा है कि m के साइड में, x के साइड में m का मान रहता है तो 3/5, और c का मान कितना दिख रहा है, 17/5। तो ये कितना आसानी से देखिए दोनों मान हम लोग प्राप्त कर लिए। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बार मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए और बहुत बार क्या होता है, दो बिंदु पहले से दिया हुआ रहता है। तो मूल बिंदु से जब जब बोलेंगे तो आपको मूल बिंदु मतलब 0 0 की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपको 0 0 नोट करना है। तो 0 0 से हम लोग कहाँ तक का ज्ञात कर रहे हैं दूरी, 3 और 4 की। तो जहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं ना वो होता है x1 और y1, और जहाँ दूसरा पॉइंट जो रहता है वो होता है x2 और y2। ये पॉइंट आप पेंसिल से लिख लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगा जो दूरी का जो सूत्र होता है उसमें लिखने में। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है। तो d इक्वल टू ये सूत्र में मान रख देंगे अभी। तो यहाँ से हो जाएगा x2 का मान कितना दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे x2 का मान 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 रखिए, माइनस x1 का मान कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है तो यहाँ पे 0 रखिए और स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे देख देख के आप पूरा नोट कर लीजिए। y2 का मान कितना दिख रहा है 4, और y1 का मान कितना दिख रहा है, देखिए 0 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 3 में 0 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 में 0 घटेगा तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि होता है 3 3 9 और 4 चक होता है 16। 9 और 16 को आपस में ऐड करेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल आपको मालूम है कि 5 आता है। तो कितना आसानी से देखिए दूरी का सूत्र से हम लोग पता कर लिए। सिमिलर अगर दो प्रश्न रहे जिसमें कि पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, जैसे कि दूसरा प्रश्न में लिखा है 1 2 से, ठीक ना, यहाँ से हमको दूरी ज्ञात करना है 4 और 6 का। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे जो इसमें किए हैं। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे इसमें, ठीक ना। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या है इसमें, दूरी का फार्मूला है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको बता चुका हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसको मान लेते हैं x1 y1, और दूसरा जो बिंदु दिया है, दो बिंदु, उसमें एक को मानेंगे x2 और दूसरे को मानेंगे y2। जो पहले नंबर पे दिख जाता है वो x1 y1 होता है, जो दूसरे नंबर पे दिखता है वो x2 y2 होता है। ये पेंसिल से नोट कर लेना है, क्योंकि ये अगर नोट कर लिए तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर रूट यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, इसमें 4 है, x1 का मान कितना है 1 है तो इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे y2 का वैल्यू देखेंगे कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस y1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 4 में 1 घटा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में 2 घटा तो 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा √3 3 9 4 चक 16, 9 और 16 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हम लोग जानते कितना होगा 5, तो इसका आंसर भी 5 आ गया। तो दूरी ज्ञात करना इतना आसान है दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत आसानी से आप इनके प्रश्न को बना पाएंगे। ये प्रश्न लगातार पूछा गया है छत्तीसगढ़ में 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लगातार पूछा गया है। एक भी ऐसा साल नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न पे विशेष ध्यान देंगे आप। चलिए आगे टाइम हम लोग ना, ठीक ना, टाइम को जल्दी जल्दी टाइम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 13 में लिखा है आलेख खींचिए ग्राफ बनाइए। आलेख और ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे, दोनों का मतलब सेम है। अब इतना सिंपल रहता है ये, और ये लगातार इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। आलेख बनाने का 5 अंक का एक प्रश्न आना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, इस प्रकार लाइन खींचेंगे ग्राफ पेपर में, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ग्राफ पेपर में बनाना तो आसान है। यहाँ पे ग्राफ पेपर ना लेके मैं नॉर्मल पेपर लिया हूँ, इसी में मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमको इस टेबल में देखना है वो है कि इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच का अंतर हमको दिख रहा है कि हाँ एक एक का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसके नीचे वाला के बीच का अंतर भी एक एक का गैप है, ठीक ना। बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या से शुरू हो, लेकिन गैप एक समान होना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला जो लाइन है ना, इसको आप लोग अपने मन में एक्स मान लीजिए कि ये जो पहला लाइन होता है ना एक्स का लाइन होता है, और जो दूसरा लाइन होता है ना ये वाई का लाइन होता है। मतलब ये जो ये पूरा लाइन क्या है, एक्स का लाइन है, ठीक है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा लाइन क्या होता है, वाई का लाइन होता है।
अब एक्स और वाई की लाइन, तो एक्स की लाइन में देखिए यहाँ पे 1 से शुरू हुआ और 5 तक गया, ठीक ना। और वाई का लाइन भी 4 से शुरू हो, 4 और 0 है, मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखना है, बस ग्राफ में आ जाना है। क्योंकि एक्स में 5 तक है बड़ी संख्या, वाई में 4 तक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग नोट करना शुरू कर देंगे। तो एक्स में 5 तक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते 1, यहाँ पे लिख लेते 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और इधर भी हम लोग इतना ही गैप ले लेते हैं, 1, यहाँ पे ले लेते 2, यहाँ पे ले लेते 3, यहाँ पे ले लेते 4, और इधर भी चाहे तो 5 तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग को देखिए ना, देखना है इसमें, देखिए यहाँ पे x का मान 1 है और y का मान 4 है। तो हम लोग x का मान 1 और y का मान 4 दिया है, तो इसीलिए हम लोग x का मान 1 और y का मान 4, ठीक ना। तो इन दोनों के सीधा में एक लाइन हम लोग खींचेंगे। तो इन दोनों के सीधा में अगर देखें x का मान, देखिए यहाँ पे ये हो गया 4 का मान और ये हो गया x का मान, तो दोनों लगभग यही पे आसपास के ही टच हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के यहाँ पे एक तो इस प्रकार से बिंदी बना देंगे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, x का मान 2 और y का मान कितना है 3। तो x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2 और 3 कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आसपास दिख रहा है कहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, x का मान 3 और y का मान 2 दिख रहा है। x का मान 3 दिख रहा है, y का मान 2 दिख रहा है, मतलब यही आसपास कहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक हम लोग इस प्रकार लाइन बना लेंगे। ग्राफ पेपर में और भी स्पष्ट और अच्छा दिखेगा। फिलहाल अभी मैं इसमें ग्राफ पेपर नहीं लिया, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे x का मान 4 है और y का मान 1 है। x का मान 4 है मतलब यहाँ पे, और y का मान 1 है मतलब यहाँ पे, इस प्रकार कहीं यहाँ पे कहीं लाइन हो रहा है, ठीक ना। तो इस लाइन को भी हम लोग बना लेंगे यहाँ पे इस प्रकार। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है x का मान 5 और y का मान 0, ठीक ना। तो x का मान 5 है, तो x का मान 5 और y का मान 0, मतलब यहाँ पे x का मान तो है लेकिन y का मान क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक ना। तो इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर पेन की मदद से स्केल, यहाँ पे थोड़ा सीधा नहीं बना लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, इन पूरे लाइन को मिला दोगे और इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, ये एक लाइन आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक ना। तो ये मैं पेन से बना रहा हूँ तो इसलिए ऐसा बन रहा है, बाकी ये लाइन पूरा आपका हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। जब स्केल से बनाओगे और स्पष्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, और ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नोट कर लीजिए, इसमें बैंकिंग और कराधान से रिलेटेड कुछ चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये प्रश्न लगातार पूछा भी जा रहा है एग्जाम में, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में ये बैंकिंग एवं कराधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता का सूत्र हमको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब सावधि जमा खाते का सूत्र पूछेगा तो A=P, और यहाँ पे 1 + R/100 का n का मान हमको ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे किसका मान क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये है, ये मतलब सावधि जमा खाते को शो कर रहा है, P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, R मतलब यहाँ पे क्या है आपका रेट है, जो दर लिखा रहता है हिंदी में, n मतलब क्या है समय है, जिसको हम लोग T से शो करते थे 5वीं क्लास में। तो ये हमको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको याद होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को आवर्ती जमा खाता भी मालूम होना चाहिए। आवर्ती जमा खाता में आई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई का मतलब है इंटरेस्ट, ठीक ना, इंटरेस्ट से है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पी मतलब क्या है, प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे मूलधन। आर मतलब क्या है, इसका दर है। एन मतलब क्या है, महीनों की संख्या। यहाँ पे जो समय है ना आवर्ती जमा खाता, क्योंकि किस हिसाब से जमा होता है, पहला किस्त, पहला महीना, दूसरा महीना, तो यहाँ पे हमको याद होना चाहिए। तो आवर्ती जमा खाते का भी सूत्र या सावधि जमा खाता का सूत्र लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में, हमको मालूम होना चाहिए। यदि एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए आधा, ठीक ना, ये आधा लिया जाना चाहिए। अब मान के चलिए यहाँ पे छमाही के जगह पे अगर हिसाब किताब तिमाही करेंगे, ठीक ना, तो तिमाही करने से क्या होगा, तो देखिए हमेशा आप एक काम कीजिएगा, देखिए 12 महीना, ठीक ना, तो यहाँ पे तिमाही लिखा है, तो 12 को 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना बचा इसमें 4। इसका मतलब इसका अगर तिमाही होता तो आंसर क्या हो जाता, 1/4। 4 हिस्सा में से 1/4 लिखेंगे, ठीक ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। अगर मान के चलिए ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 6 से भाग देंगे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2, मतलब 1 साल का। 2 का मतलब क्या है कि इसका मतलब कि दुगुना, ठीक ना। तो इस प्रकार से छमाही होगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो वार्षिक दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि क्यों आधा हो रहा है,
इसलिए आधा हो रहा है क्योंकि 6 माह में हिसाब किताब हो रहा है, इसलिए आधा हो जा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग तिमाही आधार पर गणना करेंगे तो इसका जो दर है वो 1/4 हो जाएगा, और जब हम लोग गणना छमाही आधार पर करेंगे तो उसका जो ब्याज जो दर है वो दर कितना लेना चाहिए, आधा लेना चाहिए। ये हम लोग ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पेन का पूरा नाम। पेन का पूरा नाम क्या होता है, देखिए पेन कार्ड सबके पास होता है, आपके पिताजी वगैरह के पास भी होगा पेन कार्ड, ठीक ना। तो पेन लिखा रहेगा खाली, तो पेन का पूरा नाम क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हमको याद होना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पेन का पूरा फुल फॉर्म। हिंदी में स्थायी खाता संख्या, तो स्थायी खाता संख्या हम लोग कहते हैं इसको। परमानेंट मतलब स्थायी, अकाउंट को खाता बोलते हैं और नंबर को संख्या बोलते हैं। तो हिंदी में भी हमको याद होना चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा उपकर किस पे लगता है, तो शिक्षा उपकर लगता है देय आयकर। जो अमीर लोग जो टैक्स पटाते हैं ना, उस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगता है, उसी को बोलते हैं शिक्षा उपकर का देय आयकर पर लगाया जाता है। चलिए ये आपको एक चीज याद होना चाहिए था। देय आयकर का 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना होता है, 60 रुपये। ये 60 रुपये कैसे आया, ये 60 रुपये आया देखिए कैसे। हम लोग क्या किए, इस 2000 के साथ, ठीक ना, हम लोग अगर इसको हल करते तो हल करने के लिए क्या करेंगे, 2000 का 3%, ये हम लोग 2000 का 3%, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2000 का 3% है, इसलिए 2000 गुना 3 और प्रतिशत मतलब बटे के नीचे 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पे बचा कितना, 20 गुना 3। तो इस प्रकार से आ गया 60 रुपये। तो कभी ये 2000 की जगह 4000, 5000, 6000, 8000 कुछ भी दिया रहेगा, आपको हमेशा ध्यान देना है उस जगह पे आपको हमेशा ऐसे ही करना है। जितना परसेंट है उसके साथ गुना करना है उस रुपए का, और 100 से भाग देना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैं आप लोगों को खास करके उन प्रश्नों को बता रहा हूँ जो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक ना, और आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो इसको हल करके आप पासिंग मार्क से ज़्यादा ला लेंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक ना, तो इसमें भी हमको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताया था, जो फिंगर रूल है। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैं बना चुका था, आप जाके मेरे क्लास 10 के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, नीचे की उंगली, साइन का मान पता चल जाएगा। उसके बाद ऊपर की उंगली पता, ठीक ना, कॉस थीटा का मान पता करने के लिए ऊपर की उंगली बटे 2। सबसे पहले तो फिंगर में आपको याद रखना है 0, 30, 45, 60, 90, और उसके बाद अब ये रूल फॉलो करेंगे। उसके बाद 10 का मान क्या है, इसमें नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली। ये करके आपको फॉलो करना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, 10 का मान क्या होगा। और इन सभी मानों को पलटने से आपको क्या क्या मिलेगा, सेक का मान, कॉसेक का मान और कॉट का मान। उसके बाद सर्वसमी क्या याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए छत्तीसगढ़ 2017 में 18, 19, 15, 16, 20, 21, 22, 23, इन सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब देखिए आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे अगर थीटा के जगह पे 45 होता तो हम लोग बोलते हैं कॉस 45, क्योंकि 90 में 45 घट के 45 बचता। तो अगर इसमें थीटा के जगह कुछ संख्या होगा तो उसको भी घटा के आपको बताना है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। कभी प्रश्न में मान के चले आपके सामने ऐसा आ गया जिसमें जो डिग्री दिया है साइन कॉस के बाद, वो डिग्री, ठीक ना, कुछ जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90, इन सभी को छोड़ के है। तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सूत्र कुछ याद नहीं है, तो साइन ऊपर वाला जैसा है वैसे आपको नीचे वाला में जो संख्या वो तो ऐसे ही रहेगा, बाकी नीचे के कॉस 53 को क्या कर देना है, साइन 50, सॉरी, साइन क्या कर देना है आपको यहाँ पे लिख देना है साइन 37। मतलब ऊपर जैसा दिख रहा है नीचे भी आपको ऐसा ही लिखना है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। या फिर, ठीक ना, या फिर आप क्या करेंगे देखिए, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं वो नीचे का कॉस 53 है तो ऊपर भी आप लिख दीजिए साइन 37 की जगह क्या लिख दीजिए, लिख दीजिए कॉस 37, ठीक ना, और बटे के नीचे, सॉरी, ऊपर लिख दीजिए आप कॉस 53 और नीचे जैसा का वैसा।
मतलब किसी एक को आपको चेंज करना है। नीचे के जैसे देख के ऊपर भी लिखना है या फिर ऊपर जैसा देख के नीचे लिखना है। मैं ऊपर वाला जैसे देख के नीचे लिखा और इसमें नीचे वाला को देख के मैं ऊपर वाला जैसे लिखा, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वृत्त एवं स्पर्श रेखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे वृत्त और स्पर्श रेखा हम लोग अगर देखिए यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु से मान के चले इस पॉइंट से हम लोग वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से, और इधर से खींच रहे हैं। तो कितना स्पर्श रेखा खींचा, देखिए 2 स्पर्श रेखा, 1 और 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है वृत्त में, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है इस वृत्त में अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें खाली, तो त्रिज्या देखिए यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त है, वृत्त के यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्यास बटे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, तो 2 व्यास मतलब 2 त्रिज्या, 1 त्रिज्या और 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है, इसलिए 2 गुना हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या। ये सूत्र हमको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मतलब देखिए हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, जीवा की जो लंबाई है वो कम होते जाएगा, ठीक है, कम हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा कौन है, जो इसके केंद्र से होकर जाती है, मतलब इसके व्यास को ही क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं, तो व्यास होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा, आधा वृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है, ठीक ना, क्या होगा, समकोण। समकोण भी बोल सकते हैं या फिर 90 अंश का कोण होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, समकोण या फिर 90 अंश, या फिर इसका 90 अंश के समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग 90 अंश भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है रचना, कंस्ट्रक्शन, वृत्त। तो हम लोग जानते हैं कि वह वृत्त जो त्रिभुज के अंदर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त। और वह वृत्त जो त्रिभुज के बाहर बनता है और त्रिभुज अंदर बनता है उसको बोलते हैं परिगत वृत्त या फिर बाह्य वृत्त। तो ये बनाने आपको आना चाहिए, ये भी हर साल पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो ये 5 नंबर का कम से कम ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और देखिए लगातार हर सत्र में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, क्लास 10th में जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कथनों की जांच कीजिए, ये इतना आसान होता है दोस्तों। दो विषम संख्याओं का योग, तो कोई दो विषम संख्या देख लो क्या क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई दो विषम संख्या, एक संख्या 1 ले लेते, एक संख्या 3, दोनों को अगर जोड़ देंगे कितना आएगा, 4। तो विषम और विषम संख्या को जोड़ा और उत्तर कितना आया, 4 आया। इसका मतलब दो विषम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का योग हो जाएगा आपका सम संख्या, क्या हो जाएगा, सम संख्या, ठीक ना। दो विषम संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्या ले लेते हैं, एक सम संख्या 2 ले लेते हैं और दूसरी सम संख्या 4 ले लेते हैं, इन दोनों को योग मतलब जोड़ना, जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा 6, मतलब सम संख्या प्राप्त होगा इसमें भी। तो हम लोग लिखेंगे सम संख्या। उसके बाद लिखा हुआ है सम और विषम संख्याओं का योग, तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या ले लो, कितना आ गया, विषम संख्या। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है ना, इसका आंसर होगा विषम संख्या, विषम संख्या प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम संख्याओं का वर्ग, कोई भी एक सम संख्या का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा, देखिए 4 आया, मतलब सम संख्या का वर्ग करने से सम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सम संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पे सम संख्या नोट कर लेते हैं। उसके बाद विषम संख्याओं का वर्ग, कोई एक विषम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर ले लेंगे, ये भी विषम है, तो आ जाएगा 25, मतलब विषम ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे मैं हल कर रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में हल करके देखना पड़ेगा पहले, ठीक ना, अपने मन से लिखने से नहीं होगा, आपको इसको हल करके देखना पड़ेगा। कथन पी का निषेध कथन संकेत, तो कथन पी है तो पी का निषेध क्या हो जाएगा, इसके सामने इस प्रकार का निशान, इसको टिल्ड बोलते हैं, इस प्रकार के निशान को शो कर देना है, हो जाएगा आपका निषेध कथन संकेत। परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, पी बटे क्यू से दर्शाते हैं परिमेय संख्या को। ये छत्तीसगढ़ 2015, 16, 17, 18 ऐसे करके बहुत सारे सत्र में ये पूछा गया है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसी को आपको तैयारी करना अच्छे से, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा पूरा, यही क्वेश्चन आएगा या फिर इसके आसपास का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको बार बार तैयारी करो। ठोस आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसका सूत्र हमको याद होना चाहिए कुछ कुछ, जैसे कि देखिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर रूट रहेगा, या फिर रूट के अंदर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, आर आगे रहे या फिर एच पीछे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जोड़ते समय 2+3 लिखे हैं या फिर 3+2 लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, दोनों का आंसर 5 ही होगा। सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन अगर प्लस में है, आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही होगा। घनाभ के शीर्षों की संख्या 8 है, घनाभ में कोरों की संख्या 12 है, घनाभ में विकर्णों की संख्या 16 है। इसी प्रकार से घन में भी शीर्षों की संख्या 8, कोरों की संख्या 12 और विकर्णों की संख्या 16 होगा। ये दोनों में एक समान रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू ये होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको याद होना चाहिए। आकृ का विश्लेषण औसत या फिर समांतर माध्य ऐसे लिख के आएगा। सम अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रह सकता है, आपको देख के पहचान करना पड़ेगा कि इसका मतलब समांतर माध्य है जिसमें प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। एक उदाहरण भी आपको दे रहा हूं मैं साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या है? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। गिनती आपको आता ही है, ठीक ना, हम लोग 1 2 3 4 गिनती आता है ना सबको। तो ये गिनती क्या है उसको लिखिए। तो उस गिनती है, देखिए 1 2 3 4 5। अगर मान के चलिए, ठीक ना, ये मैं लिख दिया, 5 तक लिख दिया। अब मान के चलिए मेरे को यहाँ पे लिखना है, ठीक ना, 5 लिख दिया। अब मान के चलिए मेरे को प्रथम 5 प्राकृत संख्या ना बोल के मेरे को बोल दिया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखे। तो मैं क्या लिखता, 0 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, प्रेक्षणों का योग, क्योंकि हमको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य, या बहुत बार इसका औसत भी लिखा रहता है। समांतर माध्य बराबर हम लोग लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5/5, क्योंकि 5 संख्या 1 2 3 4 5 ऐसा करके हम लोग गिन लेते हैं इसमें, ठीक ना। तो ये 5 संख्या हो गया। अब इसको अगर हम लोग आपस में मान के चले गिनेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखिए 3, इसमें 15 हो जाएगा। तो 15/5 मतलब आंसर कितना आ गया इसमें 3। तो कितना आसान है कि नहीं। तो इस प्रकार हमको ज्ञात करना है। विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 ये विषम होता है। सम संख्या क्या कहता है, 2 4 6 8 0, ये क्या होता है आपका सम होता है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बहुलक देखेंगे। बहुत बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। जैसे कि अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 कितने बार, 3 2 बार आया है, जबकि 5 कितने बार आया, देखिए 1 2 3 4 4 बार, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया, 5। 2 कितनी बार है, 1 बार। 4 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। तो इसका मतलब 5 क्या हो गया, बहुलक। तो ये कब होगा, जब हम लोग ध्यान देंगे, ठीक ना, जब हम लोग ये सब यूज कब करेंगे, जब ये एक सिंपल फॉर्मेट में लिखा रहेगा, जिसमें कोई टेबल वगैरह नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे कॉमा कॉमा में लिखा रहेगा तब। माध्यिका का सूत्र क्या है, सम संख्या के लिए देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है। सम संख्या के लिए आपका n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, ठीक ना, ऐसा लिखा है। विषम संख्या के लिए क्या है, n+1 वा n+1/2 वा पद। टिप देखिए, n का मान गिनने से मिलेगा, n का मान गिनने से मिलेगा, मतलब देखिए कोई प्रश्न दिया है 1 2 3 ऐसा करके दिया है कोई क्वेश्चन, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब गिनेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 3 5 9 लिखा है, तो हम लोग संख्या गिनेंगे 1 2 3 4, इसका मतलब n का मान 4, मतलब सम संख्या का सूत्र। और कहीं पे लिखा है 1 3 5 5 और 9 और 2 लिखा है, और हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब n का मान कितना है, 5 है। तब हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे, विषम संख्या का। तो ये n का मान कहाँ से मिलेगा, संख्या गिनने से, वही मैं बोला इसमें। चलिए इसके बाद यदि टेबल में प्रश्न पूछा तो बहुलक का सूत्र। तो टेबल मतलब ऐसा टेबल रहता है जिसमें लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे ऐसा टेबल रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा आपका कितना लिखा रहेगा, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसा टेबल। ऐसा टेबल में अगर है तब आपको सूत्र यूज करना है बहुलक का, L+F1-F0/2F1-F0F2 माध्यिका का सूत्र हो जाएगा L+N/2-CF/F समांतर माध्यिका का सूत्र हो जाएगा, देखिए x का घात बार सिग्मा Fx/सिग्मा F। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्लास 10 के जो भी बोर्ड एग्जाम होगा अभी मैथ्स का, उसमें 100% आप लोग पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। खाली शर्त एक ही है कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें। इसमें जितना टॉपिक बताया गया है उन टॉपिक्स के बारे में पूरा जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाने के हालत में होना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप इसमें जो प्रश्न मैं बताया उसको एक एक बार बना के आप कम से कम देखोगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें, और हमेशा मन में कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखें कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं।
आप कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक ना, अच्छा ही परसेंट लाएंगे, ऐसा आपके दिमाग में होना है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का पुनः एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।